हेलो बच्चों, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज हम रियल नंबर्स के कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे किए हैं। आज हम देखेंगे कि बोर्ड में इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं थोड़े इजी क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड्स में एक एक दो दो नंबर के मार्क्स में आते हैं, और उसके बाद में कुछ थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन फाइंड इफ 987 डिवाइडेड बाय 10500। आपको विदाउट लॉन्ग डिविजन आपको ये पता लगाना है कि ये जो नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आएगा। ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि आपको यदि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया है और यदि आपको पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लो। यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि वो टर्मिनेटिंग होगा। बट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है, क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कट रहा है क्या। यदि कट रहा है तो पहले आपको उसको काटना है और उसके बाद में आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 987 अपॉन 10,500 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। ये सबसे पहले 3 से कट रहा है, तो हम इसको 3 से काट देते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, 00। अभी भी ये कट रहा है 7 से। 7 4 28, 7 7 49, 7 5 35, 00। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में ये आ रहा है 47/500। पहले आपको देखना है कि क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है। काटने के बाद में ही आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं। यदि आप उसके पहले ही डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 500 के फैक्टर्स निकाले। 500 के फैक्टर्स यदि हम निकालते हैं तो 250, देन 125, देन 25, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब कि ये कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो आप लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको प्रूव करना है। मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूं, यहां पर क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं यहां पर। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर cannot be of form 6m plus 2, 6m plus 2 और 6m plus 5 for some integer m। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने करे हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पहले आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर वो कभी भी 6m plus 2 या 6m plus 5 के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। मैंने लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लिया है a। ये जो इंटीजर है ये कैसा भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, यदि मैं a को
6 से डिवाइड करता हूँ, कोशेंट आता है q और रिमाइंडर आता है r। मैं यहाँ पर 6 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे 6m+2 या 6m+5 के फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या आएगा 6q+r, और r की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होती है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम होगी। मतलब यहाँ पर r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, बट 6 नहीं होगी। यदि r की वैल्यू 0 होती है, यदि मैं r की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो a इक्वल टू क्या आएगा 6q+0 मतलब 6q, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यदि r की वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो a इक्वल टू क्या आएगा 6q+1, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। यदि आप r की वैल्यू 2 पुट करते हो तो a इक्वल टू क्या आएगा 6q+2, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। यदि आप r की वैल्यू 3 पुट करते हो तो a इक्वल टू 6q+3 आएगा, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। यदि आप r की वैल्यू 4 पुट करोगे तो a इक्वल टू 6q+4 आएगा, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। और यदि आप r की वैल्यू 5 पुट करते हो तो a इक्वल टू 6q+5 आएगा, ये हो गई आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। बट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद में आपको देखना है कि वो कौन से फॉर्म में आ रहा है, और आपको ये प्रूव करना है कि वो कभी भी 6m+2 या 6m+5 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर एक एक इक्वेशन का स्क्वायर करते हुए देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव इंटीजर जो आपने अज्यूम किया था वो या तो 6q के फॉर्म में है, या फिर 6q+1 के फॉर्म में है, या फिर 6q+2 के फॉर्म में है, या फिर इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा। हम सारी इक्वेशंस का स्क्वायर करके देखते हैं कि वो किस फॉर्म में आ रहा है स्क्वायर करने के बाद में, और स्क्वायर करने के बाद में इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम केस 1 का स्क्वायर करते हैं। केस 1 मतलब क्या, a इक्वल टू 6q। यदि मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 6 इंटू 6q स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो मैंने 6 इंटू 6q स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये जो वैल्यू आ रही है क्या ये एक इंटीजर होगी, तो हाँ ये हमेशा इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि q एक इंटीजर है। जब मैंने a को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, और यदि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है मतलब, तो ये वाली वैल्यू जो है कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी। तो मतलब q एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर होगा हमेशा। इंटीजर का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और उसका 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी इंटीजर आएगा। तो इस पूरे को मैं एक नया इंटीजर मान लेता हूं m। तो यहां पर a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 6m के इक्वल। समझ गए, मतलब पहले वाले का स्क्वायर करने पर वो ना तो 6m+2 के फॉर्म में आ रहा है ना 6m+5 के फॉर्म में आ रहा है। अब सेकेंड वाले का स्क्वायर करके देखते हैं। मैं यहां पर कर रहा हूं इसके आगे का, फर्स्ट वाले का स्क्वायर हम कर चुके हैं, सेकेंड का स्क्वायर करते हैं। a इक्वल टू 6q+1, दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग करी, 6q+1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, 6 कॉमन निकाल लो, अंदर बचा 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। क्या ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी एक इंटीजर आएगी, हाँ ये एक इंटीजर आएगी। कैसे आएगी इंटीजर, q एक इंटीजर है, अभी आपने माना था q इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर करने पर इंटीजर, उसका 6 से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर, और इन दोनों को प्लस करने पर भी एक इंटीजर आएगा। तो यदि मैं यहां पर इस पूरे को वापस से कोई दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू सम इंटीजर, उस इंटीजर को मैंने m मान लिया, प्लस 1। मतलब सेकेंड वाले का स्क्वायर करने पर वो किस फॉर्म में आ रहा है, 6m+1 के फॉर्म में आ रहा है, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है। अब थर्ड वाले का स्क्वायर कर लेते हैं। थर्ड वाला केस क्या है आपका, a इक्वल टू 6q+2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6q+2 का होल स्क्वायर, q एक इंटीजर है, तो a स्क्वायर
इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 12, 2 24q प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहां पर भी आप क्या देखोगे, यदि मैं इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लूं, 6 कॉमन निकाल लूं, तो 6 बाहर, अंदर बचा 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। ये ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है उसको हम, ये एक इंटीजर आएगा उसको हम m मान लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 6m प्लस 4। मतलब थर्ड वाले केस में भी जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो उन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है, ना तो 6m प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है, ना ही 6m प्लस 5 के फॉर्म में आ रहा है। फोर्थ वाले का स्क्वायर करके देखते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 3, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6q प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6, 6 6 36q प्लस 3 3 9। यहां से मैं इन तीनों में से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 6 प्लस 3। इन तीनों में से 6 कॉमन निकाल लो, तो 6 ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसको m मान लेंगे प्लस 3। तो इसका स्क्वायर करने पर वो किस फॉर्म में आ रहा है, 6m प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है। अगले वाले का स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगला केस क्या है आपका, a इक्वल टू 6q प्लस 4, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6q प्लस 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 6 2 12, 12 इंटू 4 48q प्लस 4 का स्क्वायर 16। यदि मैं उस 16 को ब्रेक कर लूं तो क्या हो जाएगा, 36q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 12 प्लस 4। इन सब में से 6 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर जो बचेगा वो एक इंटीजर होगा, उसको मैं m बोल देता हूं, तो 6m प्लस 4। वापस से ये इस फॉर्म में ही आ रहा है, a स्क्वायर इक्वल टू 6m प्लस 4 के, अभी भी उन दोनों में से किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है। फिर हम लास्ट वाले का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं, लास्ट वाले का स्क्वायर करके देखते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, 6q प्लस 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36q प्लस 60q, 2ab, 2 इंटू 6 इंटू 5, 60q आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर किया 25, 25 को ब्रेक कर लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36q प्लस 60q प्लस 25 को लिख दिया 24 प्लस 1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, 25 को मैंने ब्रेक क्यों किया है यहाँ पर, ताकि जो 25 को इस तरीके से ब्रेक किया है कि पहले वाले पार्ट में से 6 कॉमन निकल जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 25 को क्या लिखा है, 24 प्लस 1, ताकि 24 में से 6 कॉमन निकल जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कॉमन निकला, अंदर जो बचा उसको m मान लेंगे और लास्ट में प्लस 1। तो ये लास्ट वाले को भी स्क्वायर करने पर वो कौन से फॉर्म में आ रहा है, 6m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पर आपने ये देखा कि जब भी हम उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कभी भी 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के फॉर्म में नहीं आएगा, और यही चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, यदि इस चैप्टर से बोर्ड में आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि आपको एक इर्रेशनल नंबर दे दिया है √2 या √5 और आपसे बोला है कि प्रूव करो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, जो हमने इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज में किया था। एनसीईआरटी में भी उस टाइप के क्वेश्चन दिए, सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए। अब देखो, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको प्रूव करना है, प्रूव √3 प्लस √5 इज इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि √3 प्लस √5 जो है वो हमेशा इर्रेशनल होगा। तो मैंने आपको जब पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम ये मानेंगे कि √3 प्लस √5 इर्रेशनल नहीं है, वो क्या है, रैशनल है। हम क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट
√3 प्लस √5 इज रैशनल। जो प्रूव करना था उसका उल्टा मैंने यहां पर अज्यूम किया है। मैंने ये मान लिया है कि √3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज मैंने मानी है यहां पर उसी को मैं गलत प्रूव करूंगा कि जो मैंने माना था वो गलत माना था। मतलब √3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, ये मैंने गलत माना था, और यदि वो रैशनल नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया कि जो माना था वो गलत है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि √3 प्लस √5 क्या है, इरैशनल है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे, यदि √3 प्लस √5 आपने रैशनल माना है तो क्या हम √3, रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं √3 प्लस √5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, ठीक है, क्योंकि हमने उसको रैशनल माना है तो रैशनल नंबर को हमेशा हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं काम करता हूं, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं √3 इज इक्वल टू p/q। अभी तक इसके पहले आप लोगों ने जब क्वेश्चंस किए थे तो वो किस टाइप के किए थे, 2 प्लस √5, इसको इरैशनल प्रूव करना है, मतलब एक ही टर्म में रूट था, यहाँ पर दोनों टर्म में रूट आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक रूट को इधर ही रहने दो और दूसरे रूट को उधर भेज दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो ये प्लस का √5 उधर गया, माइनस √5 हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, √3 इज इक्वल टू p माइनस √5q अपॉन q। एलसीएम लेने पर ये आएगा। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे एक स्क्वायर रूट को मुझे हटाना है। अब यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये वाला स्क्वायर रूट जो है वो यहां से हट जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने √5 को उधर भेज दिया। अब मैंने देखा कि इधर भी एक रूट है उधर भी एक रूट है, एक रूट को हटाना है, तो इसीलिए मैंने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने पर ये वाला रूट हट जाएगा, तो यहां पर आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने पर √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस √5q का अपॉन q का होल स्क्वायर। यहां पर जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो देखते हैं क्या आता है। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2√5pq प्लस √5q का होल स्क्वायर 5q स्क्वायर आएगा, होल डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। समझ गए? क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं 3, एक काम करते हैं, आप रूट वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो मैंने क्या किया, q स्क्वायर को इधर भेजा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2√5pq प्लस 5q स्क्वायर। समझ गए? इस वाली टर्म को इधर ले लेते हैं, प्लस की हो जाएगी 2√5pq इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर, और ये 3q स्क्वायर इधर आ गया, माइनस 3q स्क्वायर हो गया, ठीक है। √5 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq। इतना समझ में आया? अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा हमने क्यों किया था। हमने सबसे पहले आपको यहां पर प्रूव करना था कि √3 प्लस √5 एक इरैशनल नंबर है। मैंने यहां पर जो मेथड यूज करी है उस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने ये मान लिया √3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है। प्रूव करना था इरैशनल, हमने उसका उल्टा मान लिया कि वो एक रैशनल नंबर है। और यदि वो रैशनल नंबर होगा तो क्या हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। हर रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, और p और q हमेशा क्या होता है, इंटीजर। जब भी हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर भी एक इंटीजर होता है और नीचे भी एक इंटीजर होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर भी कोई डेसिमल वाली वैल्यू आ गई, नीचे भी कोई डेसिमल वाली वैल्यू आ गई, वैसा नहीं होगा। यदि डेसिमल वाली वैल्यू है तो आप वो डेसिमल हटा दोगे और नीचे 0 लगा दोगे, तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही आएगा। मतलब p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसके पहले जो हमने एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे, उसमें हमने क्या देखा था कि दोनों टर्म में रूट नहीं है, यहाँ पर दो टर्म में रूट है। तो मैंने √5 को उधर भेज दिया और दोनों तरफ
√5 को इधर भेज दिया, एलसीएम ले लिया, उसके बाद में मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने का क्या रीजन है, क्योंकि मुझे एक तरफ से रूट हटाना है। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर से रूट हट गया, राइट साइड में पूरा स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ आइडेंटिटी लगा करके एक्सपांड कर दिया, ये आ गया। और ऐसे करके हमने √5 की जो इर्रेशनल नंबर था, यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो √5 की वैल्यू निकाल ली। और यहां पर आप क्या देख रहे हो कि √5 की वैल्यू क्या आ रही है, दिस अपॉन दिस, पर ये पूरी जो ऊपर जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी, और नीचे की भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी। इंटीजर क्यों आएगी, क्योंकि हमें पता है कि p और q क्या थे, इंटीजर थे, तो इंटीजर का स्क्वायर करने पर इंटीजर आएगा, यहां पर भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर इंटीजर आएगा, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तब भी एक इंटीजर आएगा, और नीचे भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। मतलब ये भी एक इंटीजर आ रहा है, ये भी एक इंटीजर आ रहा है। तो हमने जो माना था कि √3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, तो √3 प्लस √5 को रैशनल लेकर के यदि हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमें ये मिल रहा है कि √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। ये इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है उसको मैं a मान लेता हूं, और इस नीचे वाले की जो वैल्यू आ रही है वो मैं b मान लेता हूं। ठीक है, मतलब हमने जो माना था उससे हमें ये मिल रहा है कि √5 भी एक रैशनल नंबर है। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि √5 रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है। ठीक है, तो यहां पर ये a बाई बी के फॉर्म में आ रहा है, और मैंने मान लिया यहां पर कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम। अब आप जैसे क्वेश्चन करते हो, इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैंने बताया था किस टाइप से करना है ऐसे क्वेश्चंस को, उसी मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं करके बताऊंगा। मतलब कि हमने जो माना था उससे √5 a बाई बी के फॉर्म में आ रहा है, और यदि वो a बाई बी के फॉर्म में आ रहा है मतलब √5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। जो चीज हमने मानी थी उससे हमें ये मिल रहा है कि √5 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि √5 रैशनल है या नहीं है। मैं इधर इधर का हटा रहा हूं पूरा, ये √5 a बाई बी के फॉर्म में आ गया, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि इन दोनों को सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी, पूरा ऊपर नीचे काटने के बाद में हम उसको a बाई बी मान रहे हैं, मतलब अब काटने के बाद में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो √5 इक्वल टू a बाई बी आया आपका, b को उधर भेजा मैंने, तो √5b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर बाय 5, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, इट मींस a इज डिविजिबल बाय 5, और यदि a 5 से डिवाइड हो रहा है तो a 5 से कब डिवाइड होगा, जब a के फैक्टर्स में क्या आता होगा, 5 आता होगा। यदि a 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि a के प्राइम फैक्टर्स में 5 आता होगा। जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें, उसमें मैंने सारी थ्योरम समझाई है कि यदि a 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब a के फैक्टर्स में 5 क्यों आएगा, ये सारी चीजें मैंने समझाई है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 5 इंटू m, a के प्राइम फैक्टर्स में 5 आएगा तो एक फैक्टर हमें पता चल गया 5, और बाकी के फैक्टर्स को मैंने m मान लो या जो भी आपको मानना है मान सकते हो। ठीक है, फिर से मैंने स्क्वायरिंग करी, मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि a के प्राइम फैक्टर्स में 5 है, और हम ये मान के चल रहे थे कि अभी मैंने यहाँ पर हटा दिया है, यहाँ पर हमने लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम, a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हम देखते हैं कि a और b का कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, 25 इंटू एम स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन मान लेता है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फर्स्ट इक्वेशन से a स्क्वायर की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर, इसमें पुट कर दी, इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5 5 25, तो b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर, मतलब कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, और b स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है मतलब b भी 5 से डिवाइड होगा। इट मींस b इज डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब है कि b के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है,
ए के फैक्टर्स में तो 5 आ ही रहा था और बी के फैक्टर में भी 5 आ रहा है, बट हमने तो माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, मतलब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम मान के चल रहे थे। पर हमें क्या मिल गया कि ए के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है और बी के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है, मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया। और वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो स्टार्ट किया था क्वेश्चन वही गलती कर दी थी कि √3 + √5 एक रैशनल नंबर है। तो मतलब क्या है कि हमने जो माना था वो गलत माना था, √3 + √5 रैशनल नहीं हो सकता है, वो इरैशनल होगा। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिख देता हूं बोर्ड पे, प्रूव 12 to the power n, prove that 12 to the power n cannot end with digit 0, cannot end with digit 0 or 5 for any natural number n। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने बुक में किया था एनसीईआरटी में, बट आपको वहां पर सिर्फ इतना प्रूव करना था कि 12 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, उसके लास्ट वाले डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती है। बट इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि 12 to the power n की लास्ट डिजिट ना तो 0 होगी और ना ही 5 होगी, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू n। मतलब यहां पर n की जगह पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दूं 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो 12 to the power n की वैल्यू में लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा और कभी भी 5 नहीं आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। 12 to the power n है, यहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कि n की वैल्यू 1 है तो 12 की पावर 1 12 होगा। यदि n की वैल्यू 2 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यदि n की वैल्यू 3 है तो आप 12 का क्यूब निकाल के देखना, शायद वो 1728 होता है, ठीक है। तो कभी भी आप देखोगे ऐसे 3-4 वैल्यूज आप पुट करके देखोगे तो कभी भी लास्ट में ना तो 0 आएगा ना 5 आएगा, ये हमें चीज समझ में आ रही है। पर ये आपको प्रूव करना है, 3-4 वैल्यूज पुट करके आप ये नहीं बोल सकते हो कि लास्ट में 0 या 5 नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो हर नेचुरल नंबर के लिए बताना है, ठीक है। और मैं एक एक नेचुरल नंबर पुट करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है तो हम एक एक वैल्यू पुट करके नहीं बता सकते। इसीलिए मैं यहां पर कोई वैल्यू पुट करके चेक नहीं करूंगा, मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। तो देखो 12 to the power n, 12 के यदि मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं तो वो क्या आएंगे 2 × 2 × 3 होल टू द पावर n। 12 के प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या आएगा 2 × 2 × 3। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आ सकता है जब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। यदि दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तभी उसके लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। और यदि वो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ये जो नंबर है यहां पर मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, मान लो मैंने यहां पर n की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में यही वाले फैक्टर्स रिपीट होंगे बार बार। उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा, यदि मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं इट मींस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 to the power n will always contain 2 and 3। क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 12 to the power n के फैक्टर्स में हमेशा 2 और 3 ही आएगा। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, मान लो कि यहां पर मैंने n की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 × 2 × 3 होल टू द पावर 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 एक बार, और फिर दो वापस से 2 × 2 × 3। प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो यदि 12 to the power n के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 ही आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है, बट 5 से नहीं होगा। Therefore 12 to the power n is
डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5। सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है। और लास्ट में 0 तो तब आता है जब 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो देयरफॉर it will 12 to the power n will not end with 0, मतलब कि उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब आपको यहां पर यह भी प्रूव करना है कि लास्ट में 5 भी नहीं आएगा। तो देखो, एक चीज बताता हूं मैं आपको कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 5 आ रहा है, जैसे कि 15 ले लो, 25 ले लो, 125 ले लो, 135 ले लो, कुछ भी ले लो जिसके लास्ट में 5 आता है, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा ही होगा। यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यदि कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब उसके लास्ट में 0 आएगा। 0 क्या, 5 आएगा। ठीक है, सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 और 2 से हो रहा है, यदि 5 से भी हो रहा है 2 से भी हो रहा है तो लास्ट में 0 आएगा। बट यदि वो नंबर सिर्फ 5 से हो रहा है, ठीक है, तो उसके लास्ट में हमेशा 5 आएगा। तो यहां पर क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 12 to the power n is divisible by 2 but not 5। ठीक है, तो इसलिए उसके लास्ट में कभी 0 तो आएगा ही नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। 12 to the power n 5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब उसके लास्ट में कभी भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में 7th 8th में जो SCF LCM के क्वेश्चंस थे तब ये क्वेश्चन किया होगा, बट याद नहीं होगा आप लोगों को, तो मैं एक बार वापस से बताता हूं। देखो, यहां पर आपको क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1 to 51, 9377 and 15628, leaving remainders 1 2 3 respectively, leaving remainders 1 2 and 3 respectively। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हुए ये बताना है कि ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा जिससे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड, जिससे डिवाइड करने पर, जिससे इसको और इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब उस जो सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है, यदि उस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 1, इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 2 और इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 3। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो देखो किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं 17 है, 17 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 4 4 16, रिमाइंडर आ रहा है 1। ये रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि यदि मैं 1 को 17 में से माइनस कर दूं तो जो भी आएगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 1 को 17 में से माइनस करके देखते हैं, 17 माइनस 1 किया, कितना आ गया 16। क्या 16 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो वैसे ही क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो जो भी नंबर है जो आप फाइंड करना चाहते हो SCF, उसने बोला है आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे पहले नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 1, उसी नंबर से दूसरे को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 2 और उसी नंबर से तीसरे को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 3। ठीक है, तो ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं, उस नंबर से इन तीनों को डिवाइड करने पर ये 3 रिमाइंडर आ रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यदि मैं 1 2 5 1 में से 1 को माइनस कर दूं, ठीक है, यदि मैं 1 2 5 1 में से 1 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 1250, और ये नंबर जो है वो उस लार्जेस्ट नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? मैं वापस समझा रहा हूं
उसने बोला है कि आपको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, उस लार्जेस्ट नंबर से यदि मैं पहले वाले को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 1। मतलब यदि मैं 1 माइनस कर दूं 1251 में से तो कितना आएगा 1250, और ये वाला जो नंबर है ये उस लार्जेस्ट नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यदि मैं 9377 में से 2 माइनस कर दूं, क्योंकि 9377 को डिवाइड करने पर, इस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2, तो यदि मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 9375। मतलब 9375 उससे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और तीसरे नंबर में से यदि मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 1515625। मतलब ये 1515625 जो है ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इस लार्जेस्ट नंबर से, क्योंकि यदि मैं इसको डिवाइड करता तो रिमाइंडर आता 3, बट रिमाइंडर को हमने हटा दिया। अभी मैंने समझाया, एक और बार समझा रहा हूं कि जैसे कि 15 है, 15 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 3 12, रिमाइंडर आया 3। जो रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर क्या चीज बता रहा है आपको कि इस रिमाइंडर को यदि आप 15 में से माइनस करोगे, तो रिमाइंडर को मैंने 15 में से माइनस किया, कितना आया 12, तो ये जो भी आएगा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, दूसरे नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, और तीसरे नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया। ये जो नंबर्स हैं ये उस लार्जेस्ट नंबर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है लार्जेस्ट जो इन तीनों को डिवाइड करे। मतलब मुझे क्या करना है, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो आपको इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूं। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा उस नंबर का, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा उसका और इसका फिर से हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। 3 नंबर्स में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस तरीके से एचसीएफ फाइंड करते हैं। देखो करते हैं वापस से। यहाँ पर 3 नंबर्स है आपके पास में 1250, 9375 एंड 15625। सबसे पहले मैंने इन दोनों का एचसीएफ फाइंड किया, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 9375 डिवाइडेड बाय 1250 कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स में देख लेते हैं एक बार। 1250 इंटू 7, 0 7 5 35, 3 7 2 14 प्लस 3 17, 7 1 7 प्लस 1 8। करेक्ट है, ठीक है। तो 7 टाइम्स में गया, 8750 आ गया, 5 2 13 माइनस 7 6, 625 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 625 से 1250 को डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स में आ गया 1250 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया 0, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 625। इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है 625 आ रहा है। 625 और 15625 का हम वापस से एक और बार एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 625 से अब मैं डिवाइड करूंगा 15625 को। अब हम किसका किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, 625 का और 15625 का। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया। 625 की टेबल में 15,625 देखते हैं कितने टाइम्स में आता है, या डिवाइड भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। 625 2 टाइम्स में ले लेते हैं, 2 टाइम्स में 1250 आएगा, 2 1 3 5। 625 की टेबल में 5 टाइम्स में 3125 आ जाएगा। एक बार में ही पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जिससे हमने डिवाइड किया था वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि वो जो लार्जेस्ट नंबर की बात चल रही है वो क्या होगा, 625 होगा। यदि मैं 625 से पहले नंबर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1, दूसरे को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2, और तीसरे को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 3। आप चाहो तो करके देख लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है
prove that the one and only one out of n, n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3. देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, n, n plus 2 and n plus 4, ये तीन नंबर आपको दिए हुए हैं और आपको ये प्रूव करना है ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 3. यहां पर आपको तीन नंबर दिए हैं वेयर n इज सम इंटीजर, n बिलोंग्स टू z. n बिलोंग्स टू z का मतलब क्या है कि n एक इंटीजर है. आपको ये प्रूव करना है कि ये तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं n, n plus 2, n plus 4, और इन तीनों में से एक ही नंबर 3 से डिवाइड होगा हमेशा. जैसे एक बार हम चेक करके देख लेते हैं. मान लो कि मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, तो पहला नंबर क्या हो गया 1, पहला नंबर है n, दूसरा है n plus 2 और तीसरा है n plus 4. तो पहला नंबर हो गया 1, n plus 2. दूसरा नंबर क्या आएगा, फर्स्ट वाला हो गया 1, सेकंड वाला कितना आएगा 3 यदि n की वैल्यू 1 लेते हैं तो, और थर्ड वाला कितना आएगा 4 plus 1 5. क्या इन तीनों में से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड वाला हो रहा है. यदि मैं n की वैल्यू 2 मान लेता हूं तो पहला वाला नंबर क्या आएगा 2, सेकंड वाला नंबर क्या आएगा 2 plus 2 4, और थर्ड वाला नंबर क्या आएगा 6 plus 2 4 plus 2 6. यहां पर भी हमने देखा कि इन तीनों में से एक 3 से डिवाइड हो रहा है. मतलब हाँ, आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, इन तीनों में से एक ही नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा, और ये आपको प्रूव करना है. और n क्या है, एक इंटीजर है. ठीक है, तो इसको आपको प्रूव करना है. ऐसे आपको बताना नहीं है कुछ वैल्यू पुट करके, क्योंकि कुछ वैल्यू पुट करके यदि आप बता दोगे तो उससे प्रूव नहीं हुआ. उससे तो आपने एक पर्टिकुलर n की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर बस चेक किया है. जैसे मैंने अभी n की वैल्यू 1 ली, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर हाँ ये चेक कर लिया हमने कि एक नंबर 3 से डिवाइड होगा. n की वैल्यू 2 लेकर के भी हमने चेक कर लिया कि उन तीनों में से एक ही 3 से डिवाइड होगा. पर ये प्रूव नहीं हुआ, आपको यहाँ पर प्रूव करना है. ठीक है, और n क्या है, एक इंटीजर है. देखो n एक इंटीजर है, मैंने क्या किया, n को 3 से डिवाइड किया. मैं n को 3 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा. मैं ये निकालना चाहता हूं कि ये जो n इंटीजर है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको चेक करना, ये बताना है कि इन तीनों में से हमेशा एक 3 से डिवाइड होगा, इसलिए मैं 3 ले लिया है, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ. क्वोशिएंट आया q, रिमाइंडर आया r. तो ये जो n की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 3q plus r, वेयर r is greater than equal to 0 and less than 3. r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा होगी बट 3 से हमेशा कम होगी. यदि r की वैल्यू 0 होगी तो n इक्वल टू क्या आएगा 3q. यदि r की वैल्यू 1 होगी तो n इक्वल टू क्या आएगा 3q plus 1. और यदि r की वैल्यू 2 होगी तो n इक्वल टू क्या आएगा 3q plus 2. मतलब कि जो इंटीजर है n, जो इंटीजर है वो इंटीजर सिर्फ इन तीन फॉर्म में से हो सकता है. या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या फिर वो 3q plus 1 के फॉर्म में होगा, या फिर वो 3q plus 2 के फॉर्म में होगा. वो जो इंटीजर है n वो इन तीन फॉर्म में ही होगा हमेशा. अब उसने क्या बोला है कि आपको ये सब नहीं करना है. उसने बोला आप तो ये प्रूव करो कि n, n plus 2 या n plus 4 इन तीनों में से हमेशा एक ही नंबर 3 से डिवाइड होगा. तो n की हम अलग अलग वैल्यूज वहां पर पुट करके देख लेते हैं. सबसे पहले मैंने लिया केस 1, n इज इक्वल टू 3q. यदि n 3q के इक्वल है तो पहला वाला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है, n है, तो वो क्या होगा 3q. सेकेंड वाला जो नंबर है वो क्या है, n plus 2, मतलब क्या होगा 3q plus 2. और थर्ड वाला जो नंबर है वो है n plus 4, तो वो क्या होगा 3q plus 1. इन तीनों में से कोई भी एक 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो पहला वाला हो रहा है, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, पहला वाला होगा. तो हाँ, एक नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है. केस 2 लेकर के देखिए, जब वो इंटीजर n किस फॉर्म में है, 3q plus 1 के फॉर्म में. तो पहला वाला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर था n, तो क्या होगा 3q plus 1. ठीक है, सेकेंड वाला नंबर क्या होगा n plus 2,
मतलब क्या होगा 3q प्लस 1 प्लस 2 मतलब 3q प्लस 3 आएगा। और थर्ड वाला नंबर क्या होगा n प्लस 4 मतलब 3q प्लस 1 प्लस 4 3q प्लस 5 आएगा। जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर 3q प्लस 1 पुट करूंगा तो 3q प्लस 1 प्लस 4 3q प्लस 5 आएगा। क्या इन तीनों में से कोई सा भी एक डिवाइड हो रहा है 3 से? तो हाँ ये सेकंड वाला हो रहा है। क्यों हो रहा है सेकंड वाला डिवाइड? क्योंकि इस पूरे में से 3 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो इस 3 कॉमन निकल रहा है। यदि मैं इस वाले को देखूं तो यहाँ पर 3 कॉमन निकला, अंदर बचा q प्लस 1, तो 3 से डिवाइड होगा ना। यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ 3 से 3 कट जाएगा। हाँ हो रहा है ये वाला डिवाइड। तो मतलब जब n की वैल्यू, जब वो इंटीजर 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा तब भी इन तीनों में से एक डिवाइड हो रहा है 3 से। अब थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड केस में यदि आप देखते हो केस 3 n इक्वल टू 3q प्लस 2, तो यदि मैं फर्स्ट नंबर फाइंड करता हूं, फर्स्ट नंबर है n, तो वो तो हो गया, फर्स्ट नंबर तो हो गया 3q प्लस 2। यदि हम सेकेंड नंबर देखें तो सेकेंड नंबर क्या है n प्लस 2, तो 3q प्लस 2, n की वैल्यू 3q प्लस 2 प्लस 2 तो 3q प्लस 4 आएगा। और यदि आप थर्ड नंबर देखते हो तो क्या है वो n प्लस 4, तो 3q प्लस 2 प्लस 4 3q प्लस 6 आएगा। यहां पर भी आप देख रहे हो कि लास्ट वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। क्यों है 3 से डिविजिबल? क्योंकि इस पूरे में से 3 कॉमन निकल गया, अंदर बचा q प्लस 2, 3 कॉमन निकल गया तो 3 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया? तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि n की वैल्यू कुछ भी हो। सबसे पहले मैंने क्या किया कि n जो इंटीजर आपने माना था, हमने ये निकाल लिया कि वो इंटीजर किस किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो वो इंटीजर 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो 3q के फॉर्म में होगा, या फिर 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। इन 3 फॉर्म में हो सकता है वो इंटीजर। सबसे पहले मैंने 3q, n की वैल्यू 3q ले ली, वो वहां पर पुट कर दी इन तीनों में, तो वहां पहला वाला डिवाइड हो रहा है 3 से। जब n की वैल्यू 3q प्लस 1 ली तो दूसरा वाला डिवाइड हो रहा है 3 से। और जब मैंने n की वैल्यू 3q प्लस 2 ली तो वहां तीसरा वाला भी डिवाइड हो रहा है 3 से। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। आपको प्रूव करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी हमने किया, सेम उसी टाइप का। प्रूव दैट one of any 3 consecutive positive integer must be divisible by 3. One of any 3 consecutive positive integer is divisible by 3. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले, जैसे कि 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 3 4 3 4 5 ले लो, ये सब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यदि आप लोगे तो उन तीनों में से एक हमेशा 3 से डिवाइड होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पर ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, कोई भी ले लो आप, 10 11 12 ले लो, एक हमेशा 3 से डिवाइड होगा। 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। पर ये आपको प्रूव करना है, चेक नहीं करना है, प्रूव करना है। तो देखो प्रूव कैसे प्रूव करेंगे। लेट 3 consecutive integers be n, अगला हो गया n प्लस 1 और उसका अगला हो गया n प्लस 2, क्योंकि उसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो यदि पहला n है तो अगला एक बढ़ जाएगा और उसका अगला एक और बढ़ जाएगा। तो पहला n माना तो दूसरा n प्लस 1 होगा, तीसरा n प्लस 2 होगा।
ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि इन तीनों में से हमेशा एक तो 3 से डिवाइड होगा ही। और n क्या है, एक इंटीजर है, वेयर n इज सम इंटीजर। ठीक है, तो मैं यहां पर भी वही कर लेता हूं कि पहले देख लेता हूं कि ये n जो इंटीजर है ये किस किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने n को 3 से डिवाइड करके देखा, क्वोशिएंट आया q, रिमाइंडर आया r, तो n इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस r। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। यदि r की वैल्यू 0 होगी तो n इक्वल टू क्या आएगा 3q, यदि r की वैल्यू 1 होगी तो n इक्वल टू आएगा 3q प्लस 1, और यदि r की वैल्यू 2 होगी तो n इक्वल टू आएगा 3q प्लस 2। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर आपने माना है n, वो इन तीन फॉर्म में हो सकता है, या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या फिर 3q प्लस 1 के, या फिर 3q प्लस 2 के। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर n है उसकी तीन अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। केस 1 ले लेते हैं कि यदि वो पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू 3q है, इफ n इज इक्वल टू 3q, तो देखते हैं कि पहला जो नंबर है आपका फर्स्ट नंबर, वो क्या माना था आपने n, मतलब 3q हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है वो क्या माना था आपने n प्लस 1, तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। और थर्ड नंबर आपने माना था 3q प्लस n प्लस 2, तो वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। क्या इसमें से एक 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ पहला वाला जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब केस 2 लेकर के देखते हैं। केस 2 मतलब मैंने उस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू मान ली 3q प्लस 1। यदि n जो है वो 3q प्लस 1 के फॉर्म में है, तो पहला जो नंबर है वो है n, मतलब कि पहले नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1। सेकेंड वाला जो नंबर है वो क्या है n प्लस 1, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 2। और थर्ड नंबर जो था वो था n प्लस 2, तो वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 3। ये जो थर्ड वाला है इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, मतलब हाँ ये 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले पहला वाला हो रहा था, यहाँ पर थर्ड वाला हो रहा है। यदि मैं n की वैल्यू 3q प्लस 2 लेता हूं, केस 3, यदि मैं n की वैल्यू 3q प्लस 2 लेता हूं, तो फर्स्ट नंबर आपने क्या माना था n, मतलब वो आएगा 3q प्लस 2। सेकेंड नंबर आपने क्या माना था n प्लस 1, तो वो क्या आएगा 3q प्लस 3। और थर्ड नंबर आपने माना था n प्लस 2, तो वो आएगा 3q प्लस 4। तो यहाँ पर भी ये वाला जो नंबर है 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी कि n की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लो आप, वो हमेशा इन तीनों में से हमेशा एक नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और आए भी हैं। तो आप लोग जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं उनकी वापस से प्रैक्टिस करो। यदि आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।